अब वक्त हो चला फटाफट अंदाज में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को होगी। ऐसे में बंगाल और असम में आज पहले चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है, जहां पर अभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। 27 मार्च को पश्चिम बंगाल की 5 जिलों की 30 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं 27 मार्च को असम के 12 जिलों से 47 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से 5 आदिवासी सीट हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक यानी कि GNCT बिल बुधवार को राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच पास हो गया। आपको बता दें कि लोकसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका था। GNCT बिल के पास होने से अब दिल्ली सरकार से ज्यादा ताकतवर LG होंगे। बिल पेश होने के बाद सदन में कांग्रेस समेत 4 दलों ने विरोध किया और सदन की कार्यवाही से वॉकआउट भी किया। राज्यसभा में GNCT बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह बिल दिल्ली सरकार के सभी अधिकार LG को दे देगा, तो चुनी हुई सरकार की जरूरत क्या होगी, मुख्यमंत्री के चुनाव की क्या जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले कि केंद्र की बीजेपी सरकार दिल्ली में LG को शक्ति देकर पिछले दरवाजे से सरकार चलाना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा का गठन संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। अब जब LG को अधिकार दिया जा रहा है तो संविधान संशोधन के तहत लाएं और इस विधेयक को चयन समिति में भेजा जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चर्चा के दौरान कहा कि GNCT बिल संविधान के खिलाफ है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण राज्यसभा में धृतराष्ट्र के सामने हुआ था, उसी तरह से इस संदर्भ में संविधान का चीरहरण हो रहा है। संजय सिंह ने सदन में पूछा कि आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या अपराध है जो मुख्यमंत्री का अधिकार LG को सौंपा जा रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या जनता के हित में काम करना अपराध है। संजय सिंह ने कहा, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने तो स्कूलों में जाने के लिए जाले लगे हुए थे और आज वहां पर AC क्लासरूम है। दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए और महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा भी दी। संजय सिंह ने कहा कि इस बिल से साबित होता है कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, क्योंकि कई राज्यों में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। इसी से घबराकर यह बिल लाया गया है। GNCT एक्ट से जुड़ा हुआ एक संशोधित बिल संसद के दोनों सदन में अब पास हो चुका है। इसके तहत दिल्ली के LG को कुछ अतिरिक्त शक्तियां मिलेगी, जिससे कि दिल्ली सरकार को LG से कुछ मामलों में मंजूरी लेनी जरूरी हो जाएगी। GNCT एक्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार को विधायिका से जुड़े हुए फैसलों पर LG से 15 दिन पहले और प्रशासनिक मामलों पर करीब 7 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी। इसी को लेकर दिल्ली सरकार इस कानून का विरोध कर रही है। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब 50,000 से ज्यादा कोरोना केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो वहीं होली के त्योहार को भी देखते हुए बाजारों में भीड़ इकट्ठी होने का खतरा बना हुआ है। भारत में कोरोना वायरस के डबल मूवमेंट वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। सरकार ने जानकारी दी है कि देश में 771 ऐसे मामले हैं जो कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। कोरोना वायरस की नई लहर का एपिसेंटर महाराष्ट्र बनकर उभरा है। ऐसे में राज्य सरकार सख्त फैसले ले रही है। बुधवार को महाराष्ट्र के बीड जिले में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया। जिले में यह लॉकडाउन 26 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक रहेगा। कोरोना वायरस के फिर से बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से संपर्क। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अगर राज्य सरकारें लोकल स्तर पर सख्ती बढ़ाना चाहे तो वो इस पर विचार कर सकती है। कोरोना संक्रमण का संकट जो पहले सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में दिख रहा था, वो अब पूरे देश में फैल चुका है। ऐसे में यूपी, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारों ने होली के जश्न पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली समेत यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की सरकारों ने निजी और सार्वजनिक स्थानों पर इस बार होली मनाने पर रोक लगा दी है। लोगों को अपनी सोसाइटी में भी होली मनाने के लिए पहले प्रशासन से इजाजत लेनी होगी।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का असर अब उत्तराखंड में हो रहे कुंभ पर भी दिख रहा है। उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुंभ में आने वाले सभी लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। दुनिया भर में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इससे पहले केवल वंदे भारत मिशन के तहत चलने वाली स्पेशल इंटरनेशनल फ्लाइट्स को इजाजत दी गई थी। कुछ टेक्निकल कारण की वजह से शायद इस बार सत्र में नहीं रखा जा सका, आपने उसके बारे में ट्वीट भी किया था। अब सरकार का क्या रुख रहेगा, क्योंकि कृति का केस भी आपने देखा होगा, कल उस पर पूरी बहस पूरी हो चुकी है, दोषी करार दे दिया गया। हाँ, जैसा कि आप बता रहे हैं उस पर हमने तैयारी की थी, लेकिन क्योंकि लीगल जो उसका एक सिस्टम होता है उसमें से उसको वेट कराना पड़ता है, तो एलआर ने उसके ऊपर कुछ लीगल तरीके के जो ऑब्जेक्शन है वो उठाए थे, उन सबको रिजॉल्व कर लिया गया है। लेकिन समय कम था इस बार विधानसभा में अंत में, इसलिए उसको एक विचार करेंगे कि या तो उसके ऊपर ऑर्डिनेंस आएगा, नहीं तो अगला सेशन बहुत जल्दी हमारा हर 3 महीने में 4 महीने में सेशन आता ही है, उसमें हम लेकर के आएंगे। इसकी नितांत आवश्यकता है। कारण क्या है कि बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जब धोखे से, लालच से, पैसे से, शादी का लालच दे करके, अन्य कई प्रकार के तरीकों से ये जो परिवर्तन होता है, मजहब परिवर्तन, धर्म परिवर्तन जिसको कहें, ये उचित नहीं है। इसके विरोध में सब समाज के लोग हैं। इसमें हर एक वर्ग, हर एक समाज वो चाहता है कि इस प्रकार के चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे उसमें हिंदू समाज के लोग हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं या अन्य समाजों के लोग हैं, सबको इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। फास्ट ट्रैक की वजह से जो पूरी कार्रवाई हुई सर, उसको सेटिस्फाई होने की बहुत कम समय में ये हमने घोषणा की थी कि इस प्रकार के जितने भी केसेस होंगे उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हम कार्रवाई कराएंगे। जैसे हमने 12 साल की बच्चियों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसको फास्ट ट्रैक में डाला है, तो उसी प्रकार के ये भी केस हैं, इनको भी फास्ट ट्रैक पर कराएंगे। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ये जो एक इतना जल्दी उसका निर्णय हुआ है, इस समय संतुष्ट। रूटीन का विषय। तो सीएम मनोहर लाल को आपने सुना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि धर्म परिवर्तन जैसे मामले लगातार हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, इससे सभी के सभी लोग परेशान हैं, सभी वर्ग इस धर्म परिवर्तन से लगातार परेशान है और इस पर लगातार काम किया जाएगा। चलिए अब रुक करते हैं फटाफट अंदाज की खबरों का। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस बीमारी की चपेट में आने के बाद आमिर खान होम क्वारंटाइन में है और कोरोना के सभी नियमों का पालन भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज एन.वी. रमणा देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कानून मंत्रालय को अपने उत्तराधिकारी के नाम की जानकारी दे दी है। एस.ए. बोबड़े अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े के रिटायर होने में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। इसी को लेकर सरकार ने नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्रम में केंद्र सरकार ने नए सीजेआई का नाम की सिफारिश की मांग की थी। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सुप्रिया सुले ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी और सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा भी किया। सचिन वाझे और वसूली केस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुप्पी पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीएम एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं और शरद पवार बात छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये महाविकास अघाड़ी नहीं, महावसूली अघाड़ी सरकार है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे मामले में चुप्पी साध ली है। कांग्रेस बताए कि उसे कितना हिस्सा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और सीएम से जवाब मांगना चाहिए। ठाणे कोर्ट ने एटीएस की मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच को रोकने के आदेश दिए हैं। एनआईए ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऑर्डर के बाद ही अब तक एटीएस ने एनआईए को मामले से जुड़े दस्तावेज नहीं दिए थे, जिसके बाद ठाणे कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस को कहा कि वो जल्द से जल्द सारे दस्तावेज एनआईए को उपलब्ध करवाए। एनआईए का ये आरोप भी सामने आया है कि एटीएस कोऑपरेट नहीं कर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 120वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून बनाए।
26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होंगे। वहीं किसानों ने ऐलान किया है कि अगले 26 मार्च को कृषि कानून को रद्द कराने के लिए भारत बंद भी किया जाएगा। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में निकिता तोमर की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस मामले में 3 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने दोषी करार दिया। इनकी सजा पर बहस शुक्रवार यानी कि 26 मार्च को होगी। वहीं निकिता तोमर मामले में अजहरुद्दीन को बरी कर दिया गया है। इस मामले में तौसीफ को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जबकि रेहान वारदात के वक्त उसके साथ मौजूद था। अजहरुद्दीन पर हथियार देने का आरोप था, जो साबित नहीं हो पाया। आपको बता दें, 26 अक्टूबर साल 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 55 गवाह पेश किए गए, जिनमें से 2 बचाव पक्ष में ही थे और 1 अक्टूबर को इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरुआत की गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी संगठन और किसान आंदोलन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। चंडीगढ़ में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने नवनियुक्त चेयरमैन भोपाल सिंह को शपथ भी दिलवाई। शपथ समारोह में एचएसएससी के नवनियुक्त चेयरमैन भोपाल सिंह ने विकास दहिया, सचिन जैन, सत्यवान शेरा और विजय कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं कमलजीत सैनी का शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो सका, क्योंकि कमलजीत सैनी केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी कर रहे हैं। शपथ समारोह के बाद सीएम मनोहर लाल ने बयान देते हुए कहा कि एचएसएससी में बिना किसी व्यवधान के कर्मचारी चयन करने की प्रक्रिया चल रही थी। हमारी यही उम्मीद है। किसानों की पेमेंट पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि फसल की पेमेंट में देरी ना हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रक्रिया को लेकर एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में इस बार पेमेंट सीधा किसानों के खातों में जाएगी। सीएम मनोहर लाल बोले कि आढ़ती के पास पेमेंट नहीं जाएगी। मंडी में जितना काम है वो आढ़ती का है और आढ़ती को ही करना है। किसान और आढ़ती के बीच लेन देन उनका विषय है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। 75% आरक्षण के मुद्दे पर भी सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया और कहा, स्किलिंग की जो आवश्यकता है वो जरूरी है। जिनकी योग्यता पूरी होगी उन्हीं को काम मिलेगा। हरियाणा सरकार ने बढ़ते कोरोना के मद्देनजर अहम फैसला किया है। दरअसल अब होली का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में 42 कच्चे सफाई कर्मचारियों को पे रोल पर रखने का सर्टिफिकेट प्रदान किया। ये सभी कच्चे कर्मचारी अंबाला छावनी नगर परिषद में पहले ठेकेदार की अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहीं इस मौके पर कर्मचारियों ने अनिल विज का धन्यवाद किया और कहा कि अब उन्हें सरकार की ओर से जारी की गई सभी सुविधाएं मिलेगी। विज ने कहा कि बाकी कर्मचारियों को भी जल्दी पेरोल सर्टिफिकेट मिलेगा। कांग्रेस के जिला प्रधान और मीडिया प्रभारी की नियुक्ति को लेकर फतेहाबाद पहले कांग्रेस के पर्यवेक्षक शिशुपाल सिंह ने राम सेवा समिति धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और बंद कमरे में कार्यकर्ताओं की राय भी जानी। वहीं कांग्रेस पर्यवेक्षक की मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए दिखाई दिए। चरखी दादरी में अग्रसेन धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई, जिसमें हंगामा देखने को मिला। ये बैठक जिला प्रधान और कार्यकारिणी को लेकर बुलाई गई थी। मीटिंग के दौरान कांग्रेसियों में चौधर को लेकर घमासान देखने को मिला, जिसमें कि कांग्रेस पर्यवेक्षक के सामने ही कांग्रेस एक दूसरे पर भड़कते हुए नजर आए। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और विधायक नयनपाल रावत फरीदाबाद के अटाली गांव पहुंचे और पुलवामा हमले में शहीद हुए संदीप कालीरमन को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान खेल राज्य मंत्री ने अटाली गांव में नव निर्मित स्टेडियम का नाम शहीद के नाम पर रखे जाने को लेकर सीएम का आभार जताया और ऐलान किया कि इस स्टेडियम में फुटबॉल नर्सरी के साथ साथ ओपन जिम के अलावा क्रिकेट के लिए पिच का निर्माण होगा। गुरुग्राम पहुंचे नेलो नेता अभय चौटाला ने 75% आरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि आरक्षण लागू होने के बाद कंपनियां पलायन करने को मजबूर होंगी।
अभय चौटाला ने कहा कि कंपनियों के पलायन के बाद विदेश निवेशक भी हरियाणा से किनारा करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण के मुद्दे पर मनोहर सरकार युवाओं को धोखे में रखकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पानीपत में कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसके लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पानीपत पहुंचेंगे। इस बैठक से पहले किसानों ने चौटाला के विरोध का ऐलान भी किया है। वहीं दुष्यंत चौटाला के विरोध के लिए उप प्रधान सत्यवान नरवाल ने वीडियो जारी करते ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों से पहुंचने की अपील की। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला वीरवार को पानीपत मिनी सचिवालय में पहुंचेंगे। राज्यसभा सांसद डीवी वत्स ने अपनी ही पार्टी बीजेपी के एमपी और एमएलए की तुलना पागल कुत्तों से करके विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल डीवी वत्स भिवानी के एक गांव में आए थे और कहा कि बीजेपी के एमपी और एमएलए के पीछे लोग ऐसे पड़े हैं जैसे कि लोग पागल कुत्तों के पीछे पड़ते हैं। बहुचर्चित रंजीत सिंह हत्या मामले में पंचकुला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में बुधवार को सुनवाई के दौरान कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। आपको बता दें कि अदालत में कार्यवाही पार्किंग को लेकर हड़ताल के चलते नहीं हुई। वहीं सुनवाई के दौरान मामले में मुख्य आरोपी गुरमीत राम रहीम और आरोपी कृष्णपाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज करनाल के असंध हलके में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि किसान नेता राकेश टिकैत, बीकेयू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई किसान नेता मौजूद रहेंगे। करनाल के असंध में होने वाली महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि महापंचायत को सफल बनाने के लिए किसान नेता पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं। फतेहाबाद के अशोकनगर इलाके में पहुंचे बीजेपी के विधायक दुड़ाराम को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं किसानों के विरोध को देखते हुए गाड़ी को घुमा विधायक दुड़ाराम इलाके से रवाना हो गए। किसानों का कहना है कि उन्होंने इलाके में पहले से नेताओं की एंट्री पर बैन लगा रखा है, फिर भी उनके इलाके में विधायक दुड़ाराम आए, जिनका नारेबाजी करते हुए विरोध किया गया। हरियाणा में 1 अप्रैल से सरसों की खरीद शुरू हो रही है। वहीं बहादुरगढ़ में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ लामबंद होते हुए कहा कि किसान सरकार को सरसों की फसल नहीं बेचेंगे। किसानों ने यह भी कहा कि बहादुरगढ़ अनाज मंडी की हालत बद से बदतर है, ना ही मंडी में फसल रखने के लिए शेड की व्यवस्था है और ना ही कोई मूलभूत सुविधाएं। सिरसा के महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग के बाहर हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी महिला कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आंगनबाड़ी महिला कर्मचारियों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वो कई बार जिला प्रशासन और विभाग को ज्ञापन सौंप चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दी। 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में चक्का जाम का आह्वान किया है। वहीं यमुनानगर में भी 26 मार्च को चक्का जाम को लेकर यमुनानगर में 8 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। हिसार की गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में हजारों छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। सिरसा में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जारी है। जिले में अब तक कुल 65,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें से हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल के ऊपर के उम्र के लोग शामिल हैं। अंबाला में बढ़ते कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। सरकार के आदेश अनुसार बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। इसी दौरान पुलिस प्रशासन, नगर निगम के अधिकारी लोगों को जागरूक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। समालखा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने मास्क ना पहनने वाले दुकानदारों के चालान काटे, साथ ही दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की। सिरसा में यातायात थाना पुलिस ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान यातायात पुलिस ने ऑटो और ई रिक्शा चालकों को मास्क पहनने की हिदायत भी दी। रेवाड़ी में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शहर में गर्मी की शुरुआत होते ही जवाहर करनाल में पानी की सप्लाई वैसे ही कम कर दी जाती है, जिनमें से अब और कटौती कर दी गई है। रोहतक रोड का रेलवे ओवरब्रिज 5 फीट नीचे धंस गया, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें
3 साल पहले ही 2.5 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी की स्पेशल मरम्मत की गई थी। वहीं बताया जा रहा है कि चूहों की वजह से आरओबी धंस चुका है। अमृतसर के गांव गहरी मंडी में शराब के ठेके पर काम करने वाले युवक को अज्ञात हमलावरों ने टांग पर गोली मार दी, जिससे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बुधवार को मनाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान में शिरकत भी की। कार्यक्रम के दौरान गोविंद सिंह ठाकुर ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बुजुर्ग पेंशन की आयु सीमा को 80 साल से घटाकर 70 साल करने की बात कही। साथ ही कुल्लू और मनाली की 67 महिलाओं को सिलाई मशीन भी बांटी। बिलासपुर में कृषि उपज मंडी में करीब 1 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बनने वाली बहुमंजिला भवन का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर सदर से विधायक सुभाष ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस भवन में मीटिंग हॉल, पार्किंग, दुकानें और आवास जैसी कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। आपको बता दें, बहुमंजिला भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले साल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 12 करोड़ 54 लाख 15 हजार को पार कर चुके हैं, जिनमें से 27 लाख 56 हजार से ज्यादा लोगों की मौत, तो वहीं 10 करोड़ 12 लाख 81 हजार से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत में कोरोना का ग्राफ फिर से लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना के करीब 53,419 नए केस सामने आए, जबकि 26,575 से ज्यादा लोग ठीक, तो वहीं बीते 24 घंटे में 249 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 17 लाख 87 हजार से ज्यादा हो चुकी है। इनमें से 1 करोड़ 12 लाख 29 हजार से ज्यादा लोग ठीक, तो वहीं करीब 1 लाख 60 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 31,855 केस मिले, जिसके बाद कुल आंकड़ा 25 लाख 64 हजार को पार कर चुका है, जिनमें से 2 लाख 47 हजार से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ चुका है। 24 घंटे में 1,254 नए केस सामने आए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,51,200 को पार कर चुका है, जिनमें से 4,800 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6,09,400 को पार कर चुके हैं। इनमें से 8,760 से ज्यादा लोगों की मौत, तो वहीं 4,380 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,82,569 को पार कर चुका है, जिनमें से 2,72,700 से ज्यादा लोग ठीक, तो वहीं 6,700 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर वोटिंग से भारत दूर रहा। श्रीलंका के खिलाफ इस प्रस्ताव को कुल 47 सदस्य देशों में 22 का समर्थन मिला, जिसके बाद यूएनएचआरसी में श्रीलंका के खिलाफ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की साल 2000 में हत्या की कोशिश करने के जुर्म में 14 इस्लामी आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई। दोषी ठहराए गए सभी आतंकी गैर कानूनी रूप से संचालित हरकुत्ल जिहाद से जुड़े हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इजराइल में हुए आम चुनावों में भारी जीत का दावा किया। ये बीते 2 साल में भीतर इजराइल में चौथी चुनाव है। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार भी नेतन्याहू पूर्ण बहुमत से हासिल कर पाएंगे। पाकिस्तान के शाद प्रांत बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों के कार्यालयों के बाहर हुए बम विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और 14 निर्रूप रूप से घायल हो गए। इंडोनेशिया में एक शख्स ने सड़क के बीचों बीच कुछ ऐसा किया कि प्रशासन भी शर्मिंदा हो गया। दरअसल सड़क की खस्ता हालत दिखाने के लिए इस शख्स ने न सिर्फ गड्ढे में मछलियां पकड़ी बल्कि नहा भी लिया। जर्मनी में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अप्रैल मध्य तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कई नए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं ताकि संक्रमण की रफ्तार में कमी आ सके। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी आपकी ताकत।